नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकेंड फेज के लिए एकदम नए तरीके से प्रचार करना शुरू कर दिया है। मोदी के पास नया नैरेटिव है, नई भाषा है, नया अंदाज है। मोदी के दुश्मन भले ही पुराने हो, लेकिन मोदी के हमला करने का तरीका एकदम नया हो गया है। मोदी चुनाव एकदम अलग तरीके से लड़ते हैं। दूसरे चरण में 89 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और यह तय हो गया है कि 26 अप्रैल तक नरेंद्र मोदी के तेवर एकदम नए होंगे। आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं कि इस वक्त मोदी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मोदी सेकेंड फेज का चुनाव जीतने के लिए निकले तो हैं, लेकिन किस नई रणनीति पर चल रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी ने 26 अप्रैल की वोटिंग के लिए 26 घंटे में नई रणनीति बना ली। सबसे पहले यह देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां कहां दिखे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1.25 घंटे का एक इंटरव्यू आया। इसके बाद प्रधानमंत्री जैन समाज के एक धार्मिक कार्यक्रम भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव में दिखे और फिर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालौर में एक पब्लिक रैली की। मोदी के 3 अलग अलग कार्यक्रम, लेकिन तीनों से नैरेटिव एक ही निकला और वो नैरेटिव है मजबूत सरकार का। विश्व ने, हिंदुस्तान ने 30 साल तक अस्थिर सरकारों को देखा है। अस्थिर सरकारों ने देश का बहुत नुकसान किया है। विश्व में भी भारत का पूरी तरह देखने का नजरिया बहुत ही एक प्रकार से कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन स्थिर सरकार क्या कर सकती है वो देश के मतदाताओं ने देखा है और इसलिए मुझे लगता है कि 2024 ये चुनाव मोदी नहीं लड़ रहा है, बीजेपी नहीं लड़ रही है, देश की जनता का इनिशिएटिव है। देश की जनता 10 साल के अनुभव के आधार पर निर्णय कर चुकी है और इसलिए ये चुनाव का उस अर्थ में अत्यंत महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेकंड फेज के चुनावों का नैरेटिव है मजबूत सरकार वर्सेस कमजोर सरकार का। मोदी नैरेटिव बना रहे हैं कि मोदी को जिताओ क्योंकि मजबूत सरकार चाहिए, कमजोर सरकार नहीं। मजबूत सरकार का मतलब जो दुश्मन की आंखों में आंखें मिलाकर बात करे, वो सरकार नहीं जिसे कोई पूछता ना हो। मोदी का कहना है कि स्थिर सरकार चाहिए। स्थिर मतलब कम से कम 272 सीटें चाहिए, तीसरी बार पूर्ण बहुमत चाहिए। इसके ऊपर 400 हो जाए तो फिर बात ही क्या है। मोदी का नैरेटिव है एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने दम पर फैसला करे। ऐसा प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं चाहिए जिसे कोई भी धमकाकर चला जाए। ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अपने दम पर खड़ा हो सके, ऐसा नहीं जो 28 पार्टियों के दम पर खड़ा हो। पहले चरण के मतदान में आधे राजस्थान ने कांग्रेस को बराबर की सजा दी है, उनको बराबर का सबक सिखाया है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत राजस्थान ये जानता है कि कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत बना ही नहीं सकती। देश को ऐसी कांग्रेस सरकार नहीं चाहिए। देश को 2014 के पहले जो हालात थे, वो हालात वापिस नहीं चाहिए। हर कोई कांग्रेस की कमजोर सरकार को, आते जाने वाले लोग भी धमकाते थे और हर कोई देश को लूटने में जुटा था।
प्रधानमंत्री को तो कोई पूछता ही नहीं था। सरकार रिमोट कंट्रोल से चला करती थी। 2024 के चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार 400 पार का नैरेटिव बनाया है और विपक्ष की यह शिकायत है कि मोदी 272 से संतुष्ट क्यों नहीं है, मोदी को 400 सीटें क्यों चाहिए। विपक्ष कहता है कि मोदी को 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जीत गए तो देश में फिर से चुनाव नहीं होंगे। विपक्ष कहता है कि मोदी की सरकार एक बार बन गई, 2 बार बन गई तो तीसरी बार क्यों बने, मोदी को 400 सीटें ही क्यों चाहिए। सारे सवालों का जवाब मोदी ने दिया और बहुत ही इमोशनल अंदाज में दिया। सारी बातें अपने ऊपर, अपने अनुभवों को लेकर कही। जिस दिन मोदी सेटिस्फाई हो जाए ना, तब लिख लेना कि आपको उसको श्रद्धांजलि देनी है, वो जिंदा नहीं है। मैं जीवन के आखिरी तक असंतोष को पालता रहता हूं। मेरे भीतर में कभी संतोष आने नहीं देता हूं। क्यों? मैं वो असंतोष पालता हूं ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। तो मुझे कभी संतोष की बात कहना ही मत, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। एक काम करना। दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले प्रधानमंत्री पूरे चुनाव को पर्सनल लेवल पर लेकर चले गए हैं, लेकिन आखिर क्यों? अचानक से सेकंड फेज में मोदी को पर्सनल बातें क्यों करनी पड़ी है? अचानक से प्रधानमंत्री मोदी चुनाव को पर्सनल लेवल पर क्यों लेकर चले गए? इसका जवाब है उम्मीद से कम पड़ा वोट। पहले चरण में 19 अप्रैल को देश की 102 सीटों पर वोट पड़े थे। 2019 के मुकाबले इन सभी सीटों पर 8% वोटिंग कम रही। इस बार इन 102 सीटों पर 62% वोट पड़े हैं, जबकि 2019 में करीब 70% वोट पड़े थे। यूपी और उत्तराखंड समेत 8 राज्यों में 50 से 60% तक वोटिंग हुई। बिहार में तो 50% से भी कम मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर पिछली बार की तुलना में 8% कम वोटिंग हुई। यूपी की 8 सीटों पर भी पिछली बार की तुलना में 8% वोट कम पड़े हैं। इन 102 सीटों में से एनडीए ने पिछली बार 49 सीटें जीती थी। बीजेपी को लग रहा है कि कहीं कम वोट का मतलब उसकी सीटें भी कम न हो जाएं। महावीर मंगलम धीर गंभीर मंगलम। बीजेपी के वॉर रूम में बैठे विशेषज्ञों की चिंता इसीलिए बढ़ गई है और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव का गियर भी बदलना पड़ा है। पहले सीधे 400 पार की बात हो रही थी, लेकिन अब तीसरी बार मोदी सरकार की बात हो रही है। अब मोदी मतदाताओं से सीधी अपील कर रहे हैं कि मोदी को वोट दो, कैंडिडेट चाहे जो भी हो, वोट मोदी को दो। भारत माता की। इसीलिए तो 39-40 डिग्री का टेम्परेचर होने के बावजूद इस भीषण गर्मी में मोदी वोट मांगने के लिए राजस्थान के जालौर पहुंच गए। जालौर में बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी का सामना पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से है। हर पोलिंग बूथ जीतने के लिए मुझे विशेष रूप से माताओं बहनों के आशीर्वाद चाहिए। लेकिन मोदी यहां सीधे अपने लिए वोट मांग रहे हैं और सीधे जनता से अपील कर रहे हैं कि वोट उन्हीं के नाम पे देना है। 26 अप्रैल है मतदान का दिवस। 26 अप्रैल को लुम्बाराम जी को कमल के निशान वाले बटन को दबाकर संसद में मेरे साथ बैठने के लिए भेजना है। और आप देखिए, मेरा नाता ऐसा है कि आप लुम्बाराम जी को एक वोट देंगे, जैसा ही कमल पर बटन पर आपकी उंगली दबेगी, सीधा सीधा वो मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। यानी लुम्बाराम जी को वोट मतलब मोदी को मजबूत बनाने की गारंटी। और ये गारंटी देश के मतदाताओं की है, आपकी गारंटी है। आपके एक एक वोट से मोदी की ताकत बढ़ेगी। आपके एक एक वोट से मोदी को काम तेज करने की ताकत मिलेगी।
आपके एक एक वोट से मोदी को देश को विकसित बनाना और राजस्थान को विकसित बनाने का काम करने में और अधिक आसानी होगी। और इसलिए मैं आज आपके पास सिर्फ लुम्बा राम जी के लिए वोट मांग रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज मैं मेरे लिए भी आपसे वोट मांगने आया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये दिल मांगे मोर। मोदी भी ये जानते हैं कि अगर वो तीसरी बार चुनाव जीते तो बहुत बड़ा इतिहास बना लेंगे। अभी तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो 3 बार लगातार चुनाव जीते हैं। नेहरू लगातार 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी का नंबर आता है जो 11 साल 59 दिनों तक प्रधानमंत्री थी। अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीतते हैं और तीसरा टर्म भी पूरा कर लेते हैं तो नेहरू के बाद मोदी दूसरे नेता होंगे जो लगातार 15 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन नेहरू के और मोदी के टाइम में बहुत फर्क है, न सिर्फ भारत में बल्कि चुनावों में, चुनावी राजनीति में और चुनाव लड़ने के तरीके में भी। नेहरू के वक्त में एक ही बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस। अब देश में सैकड़ों पार्टियां हैं। 28 पार्टियां तो आज रांची की रैली में ही जमा हुई थी। तब न मीडिया इतना मजबूत था, न विपक्ष और न ही सोशल मीडिया था। आज सोशल मीडिया का दौर है। एक छोटी सी गलती कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। इसीलिए मोदी प्लान वाइज चल रहे हैं। मोदी खुद बता रहे हैं कि उनका पहला कार्यकाल जनता के लिए उम्मीद था, दूसरा कार्यकाल विश्वास का था और तीसरा टर्म गारंटी का है। सरकार चलाना मतलब मैं शासन नहीं करता हूं, मैं सेवा करता हूं। सरकार चलाने का मतलब मैं पद पर बैठ करके मौज करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं एक सामान्य नागरिक से भी ज्यादा मेहनत करने का प्रयास करता हूं लोगों के लिए। लोगों ने बड़े निकट से हमारी सरकार के कामों को देखा। 2014 में उम्मीद का वातावरण था, 2019 में ये एक प्रकार से विश्वास में पलट गया। जन सामान्य का इतना विश्वास, उसने मेरे भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। मुझे लगा कि हम सही दिशा में हैं। हम सबके लिए जो काम करने का, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास का मंत्र लेके चले हैं, उसको जमीन पर हम उतार पाए हैं। और उसका परिणाम ये आया कि 2019 का कालखंड एक विश्वास का कालखंड रहा। और आज जब मैं 2024 में देशवासियों के पास गया हूं तो मेरा 13-14 साल का एक राज्य के मुख्यमंत्री नाते अनुभव, 10 साल का प्रधानमंत्री के नाते अनुभव और इसमें किए हुए कामों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मैं इस बार गारंटी लेके गया हूं। यानी कभी उम्मीद, फिर विश्वास और अब गारंटी। और जब गारंटी होती है ना तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसीलिए तो मोदी कह रहे हैं कि देश का वोटर ही मोदी को जिता रहा है। मोदी देश भर में जहां भी जा रहे हैं उन्हें पूरे देश से बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक मोदी की फैन फॉलोइंग लगातार बढ़ रही है। मोदी की इस बढ़ती ताकत से विरोधी भी डरे हुए हैं। इसीलिए मोदी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है। इस बार के चुनाव का एक सद्भाग्य है कि 2014 में मतदाताओं को कंपैरिजन के लिए अवसर बहुत कम था। एक गुस्सा था, मोदी को लाओ। अब उनके पास कंपैरिजन, अच्छा भाई वो ऐसा करते थे, मोदी ऐसा करता है। वो ये गलती करते थे, मोदी ये गलती नहीं करता है। वो ये बुराई करते थे, मोदी नहीं करता है। और इसलिए अब कंपैरिजन के बाद वो नतीजे पर पहुंच रहे हैं। और इसलिए मैं उनकी आंखों में प्रेम तो देखता ही हूं, आकर्षण भी देखता हूं, लेकिन साथ साथ उनकी आंखों में जिम्मेवारी में देखता हूं। वो जिम्मेवारी कहते हैं कि ये चुनाव हम जिताएंगे, मोदी जी आप शांत रहिए, आप चिंता मत कीजिए। ये मैसेजिंग नरेंद्र मोदी 2024 में 400 पार का सपना देख रहे हैं और यह सपना बिना साउथ इंडिया को जीते संभव नहीं हो सकता। पूरे दक्षिण भारत में 130 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी इनमें से सिर्फ 29 सीटें जीती थी।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी की सीटें शून्य हैं। इस बार बीजेपी ने साउथ इंडिया में 50 सीटों का लक्ष्य रखा है और मोदी को पूरी उम्मीद है कि वो साउथ इंडिया जरूर जीतेंगे। आप तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में हमारा जो वोट शेयर था, आज हमारा वोट शेयर डबल हो चुका है। 2019 में पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए, ये लोगों को जानकारी दीजिए आप। 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में साउथ में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं। 24 भी होगी और मैं मानता हूं ये पहले की तुलना में वोट शेयर तो बहुत बढ़ेगा, सीटें भी बहुत बढ़ेगी, ये मैं मानता हूं। दूसरा, साउथ में जो सरकारें हैं उनकी पहचान क्या बन गई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एलडीएफ हो, चाहे डीएमके हो, सब जगह पे क्या पहचान है। आज हम पुडुचेरी में सरकार में है, पुडुचेरी साउथ में पता होना चाहिए, हम सरकार में हैं। और आप अंडमान निकोबार, हमारा सांसद जीत करके आता है, जहां पर सबसे ज्यादा हमारे साउथ इंडियन भाई भी रहते हैं और बंगाली भाई भी रहते हैं। और इसलिए ये जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, अब इनकी सरकारों का तरीका क्या है, पूरी तरह ये फैमिली रन सरकारें हैं। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार है जी। अब आप देखिए वहां हाल क्या है साउथ में। कांग्रेस के युवराज उत्तर से भाग करके दक्षिण में आश्रय लिया, उन्होंने वायनाड में निकल गए। इस बार उनकी हालत यह है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 तारीख को वायनाड का पोलिंग हो जाएगा, वे किसी और सीट की घोषणा उनके लिए होगी। वो दूसरी सीट की तलाश में है। ये पक्का लिख के रखिए मेरे शब्द। मोदी के खिलाफ विपक्ष का यही नैरेटिव है कि वो ईडी का दुरुपयोग करके चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भिजवा रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसका उदाहरण है। इसीलिए पहले दिल्ली में तो आज रांची में विपक्ष की रैली थी, जिसमें यह मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया। लेकिन मोदी ईडी के इस दुरुपयोग का क्या जवाब देते हैं, ये भी सुन लीजिए। कोई भी, अगर मान लीजिए रेलवे है, रेलवे में टिकट चेकर का एक पोस्ट है, अब कोई ये कहे कि भाई ये क्यों चेक करता है टिकट, क्या हम बेईमान है क्या? टिकट चेकर का दायित्व है कि टिकट चेक करना चाहिए उसने। वैसे आपने ईडी बनाया क्यों, सीबीआई बनाया क्यों? ये उनका दायित्व है। सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उनको रोकना नहीं चाहिए, उनमें अड़ंगे नहीं डालने चाहिए, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना देना चाहिए। जैसे एक टिकट चेकर को करने देते हैं, उसको भी करने देना चाहिए। दूसरी बात है, तो आखिर ईडी ने काम क्या किया है? ईडी ने करप्शन के खिलाफ मामले किए। अब हर प्रकार के होते हैं, सरकारी बाबुओं के होते हैं, ड्रग्स माफियाओं के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। इसमें सिर्फ 3% वो लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन है या राजनीति से जुड़े हुए लोग, 3%। 97% वो लोग हैं जो बेईमानी में कहीं न कहीं धरे गए। कई अफसर घर गए हैं, कई अफसर जेलों में पड़े हैं। इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता है कि अगर देश में करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एक संस्था को जन्म दिया आपने, वो तो पुरानी सरकारों ने दिया है, हमने नहीं बनाई है। वे अगर काम न करे तो सवाल पूछना चाहिए, काम करे इसलिए सवाल पूछा जाए, ये लॉजिक बैठता नहीं। नेता तो इस देश में बहुत से हैं, कुछ मोदी के साथ हैं, कुछ मोदी के खिलाफ हैं। लेकिन मोदी और बाकी नेताओं में क्या फर्क है, ये मोदी की जिंदगी के एक किस्से से समझ में आता है। वोटर जब वोट करने जाएगा तो उसके दिमाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी के अलावा बाकी नेताओं का परिवार वर्सेस मोदी का परिवार भी रहेगा। मैं मानता हूं अब वीआईपी नहीं, मेरे लिए तो ईपीआई है। और जब मैं ईपीआई कहता हूं तो एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट। और यही हुआ
और लाल बत्ती से लेकर हर एक्शन में वीआईपीज़म को खत्म करने का मेरा प्रयास रहा है। कुछ चीज़ें जरूरत पड़ती है, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि एकदम से आप ये चाहोगे कि भाई देश के राष्ट्रपति जी ऐसे फुटपाथ पर पैदल चले जा रहे हैं, ऐसा तो मैं नहीं चाहूँगा, ये कोई तरीका ठीक नहीं है। लेकिन हमारा कुछ, अब देखिए वैक्सीनेशन हुआ, जीवन मरण का सवाल था कोविड का, मैं भी वैक्सीन ले सकता था, लेकिन मैंने तय किया कि मेरा जो नियमों में नंबर लगेगा उसी दिन मैं जाऊंगा, और मैंने तब तक वैक्सीन नहीं लिया था। इतना ही नहीं साहब, मेरी माताजी 100 साल की हुई, मेरी माताजी का स्वर्गवास सरकारी अस्पताल में हुआ, उसने आखिरी जीवन में कभी उसको अस्पताल जाना नहीं पड़ा, आखिरी जाना पड़ा 1 वीक के लिए, लेकिन वो सरकारी अस्पताल में गई। और उस दिन मैं था, और आप गाड़ी में, जिस गाड़ी में जा रही थी, गाड़ी भी बहुत मामूली सी गाड़ी थी, मैं देख रहा था उस दिन। और उसकी अंत्येष्टि भी जो सरकारी स्मशान गृह होता है पब्लिक का, वहीं किया। तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ मैं अपने व्यवहार से जितना कर सकता हूं मैं करता हूं। मोदी की यही खूबियां उन्हें खास बनाती हैं, और इन्हीं खासियतों की वजह से मोदी हर समाज के फेवरेट हैं। इसीलिए तो मोदी जब भगवान महावीर के निर्वाण दिवस में पहुंचते हैं तो उन्हें जैन समाज चक्रवर्ती होने की उपाधि देता है। मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी ने कहा था कि देश में एक ऐसा चक्रवर्ती आएगा जो इस भारत को विश्व गुरु बनाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा था, उस बात को मैंने समझा नहीं था, लेकिन मुझे आज समझ में आ रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र, और नरेंद्र का अर्थ होता है नरों का इंद्र, मनुष्यों का इंद्र, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, और यही चक्रवर्ती है और मैं पूरे विश्व से, देश से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नाम के आगे चक्रवर्ती नरेंद्र मोदी लगाया जाए। जैसे सरदार वल्लभ पटेल के आगे लौह पुरुष की उपमा दी गई थी, आज सारा जैन समाज नरेंद्र मोदी को चक्रवर्ती बोलेगा। जैन समाज हर बार मोदी का परिवार। मोदी को कोई चक्रवर्ती बता रहा है, कोई विश्वगुरु बता रहा है। मोदी को विजयी भव का ये आशीर्वाद समाज के हर तबके से मिल रहा है। मोदी के चाहने वाले उन्हें राजर्षि मानते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनकी राजर्षि वाली ये छवि तीसरी बार सत्ता दिलाएगी कि नहीं। भगवान महावीर ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, एका मानुषी जाई। मनुष्य जाति एक है, हर व्यक्ति का उत्थान, हर व्यक्ति का आरोहण और हर व्यक्ति का मंगल होना चाहिए। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूं, इसी सोच के मालिक हमारे देश के गौरव माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी एक नजीर है, एक उदाहरण है, जो विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है ये केवल माननीय प्रधानमंत्री ही नहीं, एक राजर्षि के रूप में है। जिस राज में रहते हुए जो तपस्या कर रहे हैं, वो आप और हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हमने देखा, अभी हम दिल्ली एनसीआर में भ्रमण कर रहे थे और हमने G20 की जो पोस्टर पे एक टैग लाइन पढ़ी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। मुझे लगता है ऐसी सोच उस व्यक्तित्व की हो सकती है जिसके दिल और दिमाग में विकास के सपने होते हैं। क्या नीतीश कुमार के कहने पर बिहार का मुसलमान मोदी को वोट देगा? बिहार में 26 अप्रैल को वोटिंग तो सिर्फ 5 सीटों पर है, लेकिन चुनाव उसी सीमांचल में है जिसने 2019 में एनडीए को क्लीन स्वीप नहीं करने दिया था। बिहार में मुस्लिम 16% के करीब है, लेकिन सीमांचल में उनकी आबादी 40 से 70% के बीच है। पहले यहां फाइट आरजेडी और बीजेपी अलायंस के बीच थी, लेकिन ओवैसी की एंट्री मुकाबला ट्रायंगुलर बना दिया है। ऐसे में सीमांचल का मुसलमान लालटेन जलाएंगे या हैदराबादी भाईजान के साथ जाएगा? क्या मुस्लिम वोटर तय कर चुका है कि जो मोदी को हराएगा वोट नहीं जाएगा? मोदी विरोध का 20% वोट किस सीमा तक जा सकता है? कितनी सीटें हरा सकता है? बिहार की 40 सीटों के सैंपल के जरिए पूरे देश की पॉलिटिक्स को इस रिपोर्ट से समझिए।
भारत माता की। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं जो हैं तलाकशुदा हो जाती है, उसको हम लोग मदद कर रहे हैं सुविधा के लिए, और उनको पहले परित्यक्ता सहायता योजना 10,000 था, जिसको बढ़ा करके हम लोगों ने 15,000 कर दिया, ताकि उसको सवैध कोई छोड़ देता है, रहती है पड़े हुए तब। क्या नीतीश कुमार के नाम पर मुसलमान मोदी को वोट देंगे? नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या सीमांचल में ओवैसी फैक्टर इंडी गठबंधन पर भारी पड़ेगा? नीतीश तेजस्वी या भाईजान, सीमांचल में किसके साथ मुसलमान? सीमांचल में मुसलमान जिसका साथ देते हैं, उसकी राह उतनी ही आसान हो जाती है। अब तक इस इलाके में आरजेडी गठबंधन और बीजेपी अलायंस के बीच ही मुकाबला होता था, लेकिन ओवैसी की एंट्री ने सीमांचल के फाइट को ट्रायंगुलर बना दिया है। बिहार में दूसरे चरण की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को बिहार की जनता किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में नया सांसद चुनने के लिए वोट करेगी। इसमें 4 सीटें सीमांचल में आती है। बीजेपी सेकेंड फेज की एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही। एनडीए की तरफ से सभी सीटों पर जेडीयू मैदान में है, जबकि इंडी अलायंस में कांग्रेस 3 और आरजेडी 2 सीटों पर चुनावी ताल ठोक रही है। सीमांचल का रास्ता किशनगंज से होकर गुजरता है। 2019 में एनडीए का क्लीन स्वीप किशनगंज ने रोक लिया था। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती, लेकिन किशनगंज में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। अब किशनगंज जीतने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सीमांचल का दौरा कर रहे हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह एनडीए का माहौल बनाने में जुटे हैं। यहाँ मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन है, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम यहाँ दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ने में जुटी है। बांका और भागलपुर के अलावा बाकी की 3 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही हार जीत का फैसला तय करते हैं। किशनगंज में 68% मुसलमान है, तो पूर्णिया में मुस्लिम आबादी 40% के करीब है, जबकि कटिहार में 45% मुस्लिम है। यही वजह है कि सभी पार्टियों के प्रचार के सेंटर में मुसलमान है। अल्पसंख्यक समाज के लिए तो हमने पहले बता ही दिया कि 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी गई, कितना तरह का काम कर दिया गया। सरकार द्वारा मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाएं दी जा रही। पहले नहीं ना मिलता था, हमने पहले भी बताया। पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर कमिश्नरी में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे लाभान्वित होते हैं। और सुन्नी अशिया वक्फ बोर्ड का निर्माण यहाँ कितना ज्यादा हुआ, तो सब तरह से हम तो यहाँ पर क्या पूरे बिहार में अनेक जगहों पर किए। तो ये सब जरा देखिए ना भाई कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी चारों तरफ हम लोग कितना काम करते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि जरा आप लोग याद नहीं करते हैं, याद करके बता दीजिए, और तब जाकर के सोचिएगा कि अगली बार चुनाव है तो आप लोग भी यहां पर लोगों को वोट दीजिए। हम लोगों ने बहुत काम किया है। दूसरे चरण की 5 सीटों की बात करें तो इसमें किशनगंज को छोड़कर बाकी की सभी सीटों पर जेडीयू का कब्जा है। किशनगंज सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस यहां से 2009, 2014 और 2019 का चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने सीमांचल में जबरदस्त एंट्री ली। ओवैसी की पार्टी को
इन चुनावों में 5 सीटों पर जीत मिली, जिसमें किशनगंज से 2 और पूर्णिया जिले की 3 सीटें शामिल थीं। ओवैसी ने अपनी पार्टी की तरफ से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान को किशनगंज लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने जिस तरह सीमांचल में आरजेडी का खेल बिगाड़ दिया था, उससे कांग्रेस और आरजेडी में हलचल तेज है। ओवैसी के निशाने पर वैसे तो सभी पार्टियां हैं, लेकिन मुस्लिम वोटरों के बीच तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे ओवैसी तेजस्वी को लेकर खासे हमलावर हैं। 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों को बिहार में नौकरी से महरूम कर दिया गया। अरे कब तक आप इन तमाम पार्टीज का साथ देंगे जो आपका वोट तो हासिल कर लेते मगर आपको नौकरी नहीं देते, आपको इंसाफ नहीं देते। राजद का मामला है, MY कहते हैं मुस्लिम यादव, उन्हीं का सेंसस क्या कहता है कि बिहार में मुसलमान 17% है और यादव हमारे करीब 14-15% के करीब है। 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान राजद ने किया। कितने मुसलमानों को दिया? 2 को दिया। कितने हमारे यादव भाइयों को दिया? 8 को दिया। अरे भाई, आप सिर्फ यादवों को टिकट देना है तो दो, हम उससे परेशान नहीं है, मगर जब आप मुसलमानों के दरमियान में आकर, अल्पसंख्यक समाज के दरमियान में आकर तेजस्वी कहती है MY, अरे जहां पर ताकत का मामला आता है आप ताकतवर नहीं बनाना चाहते। उधर आरजेडी जेडीयू गठबंधन टूटने के बाद से ही दोनों पार्टियों में क्रेडिट वॉर चल रहा है। किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया, कहा जिन्होंने 15 साल तक काम नहीं किया वो नौकरी देने का क्रेडिट ले रहे हैं। वो लोग कहां किसी को नौकरी दिया है जी? पहले किसको नौकरी मिलता था? अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं। तब वही करवाया है। माता पिता थी, कोई किया है आज तक? अभी तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया है। कुछ क्या किया? सारा काम हम लोगों ने तय किया। और शिक्षकों की बहाली का भी था, तो यहां पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी है उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में वो कहा कि हमको दे दीजिए, तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे और वो कुछ करता नहीं था और कहता ही किया। कुछ किया है? बिहार में दूसरे फेज के चुनाव में भले ही बीजेपी नहीं है, लेकिन अमित शाह लगातार प्रचार में जुटे हैं। कटिहार में अमित शाह ने जंगल राज की याद दिलाई, कहा अगर फिर लालू और कांग्रेस की सत्ता आई तो बिहार में दंगों और भुखमरी की वापसी हो जाएगी। कटिहार वालों, लालू जी की लालटेन और पंजे के साथ जाएंगे तो दंगे मिलेंगे, अत्याचार मिलेगा, अन्याय मिलेगा, गरीबी और भूखमरी मिलेगी। एनडीए के साथ आएंगे, कमल के निशान और तीर के निशान के साथ आएंगे तो मोदी जी और नीतीश जी की डबल इंजन सरकार हमारे बिहार को आगे बढ़ाएगी, खुशहाली लाएगी। दरअसल कटिहार सीमांचल का एक और मुस्लिम बहुल जिला है। हालांकि यहाँ पिछले 3 चुनाव में 3 अलग अलग पार्टियों को जीत मिली है। 2009 में यहाँ से बीजेपी के निखिल कुमार जीते तो 2014 में एनसीपी के तारिक अनवर को जीत मिली। 2019 में ये सीट जेडीयू के कोटे में गई तो दुलाल चंद गोस्वामी यहाँ से सांसद बने। इस बार भी मुकाबला दुलाल चंद और तारिक अनवर के बीच है। हालांकि अनवर अब एनसीपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। कटिहार में 45% ओबीसी वोटर है, यानी यहाँ पिछड़ों की आबादी मुस्लिमों से भी ज्यादा है। यानी ओबीसी यहाँ जिसका समर्थन करेंगे वो यहाँ फाइट में रहेगा। आज लालू यादव कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे। मैं लालू यादव जी को कहना चाहता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा समाज का विरोध किया,
काका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबा कर रख दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और पिछड़ा समाज का विरोधी कांग्रेस पार्टी की गोदी में लालू यादव बैठे हैं, इनके बेटे भी बैठे हैं। भाई और बहनों, मैं आज कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला ओबीसी प्रधानमंत्री, पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री, अति पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूर्णिया सीमांचल की ही नहीं बल्कि बिहार की सबसे हॉट सीट बन गई है। वजह है पप्पू यादव का बागी होकर चुनाव लड़ना। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया, लेकिन ये सीट आई आरजेडी के कोटे में, जिसके बाद पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में है, जबकि आरजेडी ने जेडीयू से आई 5 बार की विधायक बीमा भारती को टिकट दिया है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से पहले भी निर्दलीय सांसद रहे हैं। पिछली बार वो यहां से 2009 में चुनाव जीते थे। इसके बाद से ये सीट जेडीयू जीतती रही है। फिलहाल यहां से मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा ही चुनाव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने चुनाव लड़ने के लिए पूर्णिया सीट ही क्यों चुनी, इसका जवाब यहाँ के जातीय समीकरण में है। पूर्णिया में 16 लाख वोटर हैं, जिसमें 7 लाख मुस्लिम, 1.5 लाख यादव और 2 लाख पिछड़े वोटर हैं। इनके अलावा यहाँ करीब 4 लाख दलित और आदिवासी वोटर भी हैं। इसी कॉम्बिनेशन के भरोसे पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को हो सकता है। यही वजह है कि पूर्णिया में प्रचार की कमान खुद तेजस्वी यादव ने संभाली है। पूर्णिया को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी देंगे। यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके इस सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही है, इस पे हमको ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रख ही रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते हैं।